नमस्कार। आज 26 जनवरी 2026 है और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो भारत के हजारों कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इसी महीने कुछ नए नियम जारी किए हैं। इनका मकसद है उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को एक तरह से जड़ से खत्म करना। हाँ। अब देखिए, ऐसे नियम तो पहले भी बने हैं जो अक्सर कागज पर तो बहुत अच्छे लगते थे पर जमीन पर कुछ खास बदल नहीं पाते थे। सही बात है। तो आज का बड़ा सवाल यही है, क्या ये 2026 के नए नियम भी एक और कागजी शेर साबित होंगे या इस बार इनमें सच में दांत हैं? बिल्कुल। और यही सवाल सबसे जरूरी है। हमारे पास जो स्रोत हैं जिनमें यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 का मसौदा, वो इसी की पड़ताल करते हैं। अच्छा। आज हम इन्हीं के आधार पर समझेंगे कि इन नियमों की जरूरत क्यों पड़ी, ये पिछले प्रयासों से अलग कैसे हैं और असल में ये कितना कुछ बदल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समस्या की जड़ों को समझते हैं। हम सब जानते हैं कि जातिगत भेदभाव क्या है, लेकिन जब ये यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पहुंचता है तो इसका रूप कैसा होता है? ये सिर्फ दाखिले में होने वाली धांधली तक सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैंपस में ये कई छोटे छोटे लेकिन बहुत जहरीले तरीकों से सामने आता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि अनुसूचित जातियों यानी एससी, अनुसूचित जनजातियों एसटी और अन्य पिछड़ा वर्गों ओबीसी के छात्रों को अक्सर सामाजिक तौर पर अलग थलग कर दिया जाता है। क्लासरूम में, हॉस्टल में, मेस में, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स फील्ड में भी। और ये सब बहुत सटली, मतलब बहुत सूक्ष्म तरीकों से होता है। जैसे कि कोई उदाहरण दे सकती हैं जिससे हमारे सुनने वाले इस चीज को बेहतर महसूस कर पाए? जरूर। देखिए, भेदभाव की जो सबसे पुरानी जड़ है वो है पवित्रता और प्रदूषण की धारणा। अच्छा, सुनने में ये किसी इतिहास की किताब का कॉन्सेप्ट लगता है, पर कैंपस में आज भी जिंदा है। ये इस तरह से दिख सकता है कि शायद कोई ऊंची जाति का छात्र किसी दलित छात्र के साथ टिफिन शेयर करने से बचे या हॉस्टल में रूममेट बनने से कतराएं। ये वही पुरानी मानसिकता के नए रूप हैं। इसके अलावा छात्रों के सरनेम देखकर उनके साथ व्यवहार बदलना या सार्वजनिक रूप से उनकी रैंक पूछकर उन्हें असहज करना, ये सब माइक्रो एग्रेशन के उदाहरण हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। समझ गया। तो ये सिर्फ बड़े नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि रोज का एक मानसिक उत्पीड़न है। बिल्कुल। और स्रोत बताते हैं कि ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। एक आंकड़ा मेरे सामने है जो कहता है कि 2019 और 2024 के बीच जातिगत भेदभाव के रिपोर्ट किए गए मामलों में 118.4% की बढ़ोतरी हुई है। हाँ, ये तो बहुत ही खतरनाक आंकड़ा है। हाँ, और ये आंकड़ा हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाता है। किस सवाल पर? क्या इस 118% बढ़ोतरी का मतलब ये है कि भेदभाव असल में दोगुना हो गया है, या इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि अब छात्र पहले से ज्यादा जागरूक हो गए हैं? अच्छा। और सोशल मीडिया और एक्टिविस्ट्स की वजह से अब वो उन घटनाओं को रिपोर्ट करने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं जो हमेशा से होती आई हैं। स्रोत इस पर साफ साफ कुछ नहीं कहते, लेकिन ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। मतलब हो सकता है कि समस्या हमेशा से इतनी ही गंभीर थी, बस अब उस पे पड़ी चुप्पी टूट रही है। एग्जैक्टली। और जैसा कि आपने कहा, ये कोई नई समस्या तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, ये दशकों पुरानी कहानी है। 2007 में एक थॉरेट कमेटी बनी थी जिसकी रिपोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया था कि कैसे हॉस्टल, मेस और खेल के मैदानों में छात्रों को अलग रखा जाता था। 2007 में? हाँ, 2007 में। उस रिपोर्ट में एक बहुत ही मजबूत शब्द का इस्तेमाल हुआ था, घेटोज। घेटोज? हाँ, यानी कैंपस के अंदर ही ऐसी बस्तियां बन जाती हैं जहां हाशिए के छात्र सिमट कर रह जाते हैं। गेटोज, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एक यूनिवर्सिटी जिसे ज्ञान और समुदाय का केंद्र होना चाहिए, वहां ऐसी जगह बनना, ये दिखाता है कि समस्या कितनी गहरी है। तो क्या पहले कुछ किया नहीं गया? प्रयास तो हुए। 2012 में भी यूजीसी ने कुछ भेदभाव विरोधी उपाय किए थे। अच्छा। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों को समान अवसर प्रकोष्ठ यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स बनाने को कहा था। तो फिर क्या हुआ? लेकिन समस्या ये थी कि इन नियमों में कोई जवाबदेही नहीं थी, कोई सजा का प्रावधान नहीं था, निगरानी बहुत कमजोर थी। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर संस्थानों ने इसे गंभीरता से लिया ही नहीं, वो बस कागजी शेर बन के रह गए।
और इसी बीच हमने रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे दुखद मामले देखे जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और ये साफ कर दिया कि अब सिर्फ सलाह देने से काम नहीं चलेगा, अब मजबूत और जवाबदेह कदमों की जरूरत है। तो पिछले प्रयासों की इसी नाकामी ने इन नए 2026 के नियमों की जमीन तैयार की है। चलिए अब सीधे इन पर आते हैं। वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो इन नए नियमों को पिछले वाले से अलग बनाती हैं? वो कौन से दांत हैं जिनकी हम बात कर रहे थे? सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव है जवाबदेही का। जवाबदेही? नए नियमों के तहत अगर किसी संस्थान में भेदभाव का कोई भी मामला सामने आता है तो उसके लिए सीधे तौर पर उस संस्थान के प्रमुख यानी वाइस चांसलर या डायरेक्टर जिम्मेदार होंगे। अच्छा। अब संस्थान ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अच्छा, तो अब जिम्मेदारी सीधे टॉप पर तय कर दी गई है, लेकिन इस जिम्मेदारी को लागू कैसे किया जाएगा? जमीनी स्तर पर क्या व्यवस्था बनाई गई है? उसके लिए एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है। पहली बात, अब हर उच्च शिक्षण संस्थान के लिए एक समान अवसर केंद्र EOC बनाना अनिवार्य है। यह सिर्फ नाम के लिए नहीं होगा। इसका काम समानता को बढ़ावा देना, छात्रों की मदद करना और शिकायतों को संभालना होगा। लेकिन हमने पहले भी तो ऐसे सेल्स देखे हैं जो कुछ खास नहीं कर पाए। ये EOC अलग कैसे होगा? ये अलग इसलिए होगा क्योंकि इसके काम करने का तरीका और इसकी संरचना वो बहुत स्पष्ट कर दी गई है। कैसे? हर संस्थान को एक इक्विटी समिति बनानी होगी जिसकी अध्यक्षता खुद संस्थान के प्रमुख करेंगे। ठीक है। और सबसे जरूरी बात, इस समिति में SC, ST, OBC, महिला और विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। अच्छा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि हर हाशिए पर पड़े समूह की आवाज सुनी जाए। ये तो संरचना की बात हुई, पर मान लीजिए किसी छात्र ने शिकायत की तो उस पर कार्रवाई कितनी तेजी से होगी? क्योंकि अक्सर न्याय में देरी भी तो अन्याय ही होती है। इसी के लिए एक बहुत सख्त समय सीमा तय की गई है। शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर समिति को उस पर कार्रवाई शुरू करनी होगी। 24 घंटे में? हाँ, और 15 कार्य दिवसों के भीतर यानी लगभग 3 हफ्तों में उन्हें अपनी पूरी जांच रिपोर्ट जमा करनी होगी। ये तेजी से न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। 15 दिन? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये व्यावहारिक है? किसी जटिल मामले की जांच 15 दिनों में कैसे पूरी हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि डेडलाइन पूरी करने के चक्कर में जांच सतही तौर पर ही कर दी जाए? ये एक जायज चिंता है और शायद हर मामले में अंतिम फैसला 15 दिन में ना आ पाए। लेकिन नियम का उद्देश्य यह है कि प्रक्रिया में कोई देरी ना हो। कम से कम शुरुआती जांच, पीड़ित को सुरक्षा देना और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना, ये सब इस समय सीमा के अंदर करना होगा। अच्छा। ये संस्थानों को टालम-टोल करने से रोकता है। इसके अलावा छात्रों के लिए शिकायत करना आसान बनाने के लिए एक 24/7 हेल्पलाइन 24 घंटे? हाँ, और एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल भी अनिवार्य किया गया है ताकि छात्र बिना डरे किसी भी वक्त अपनी बात रख सकें। तो कुल मिलाकर एक जवाबदेह ढांचा, एक समावेशी समिति और एक समय पर काम करने वाला सिस्टम। और एक और बड़ी बात जो इन नियमों में है वो है OBC समुदाय का समावेश। पहले के मसौदों में शायद उन्हें छोड़ दिया गया था। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार है। अब SC और ST के साथ साथ OBC छात्रों को भी इस कानूनी संरक्षण के दायरे में स्पष्ट रूप से शामिल कर लिया गया है, जो कि बहुत जरूरी था। तो अब असली सवाल पर आते हैं। मान लीजिए कोई संस्थान इन सब नियमों को नजरअंदाज करता है या ठीक से लागू नहीं करता, तो क्या होगा? सजा क्या है? क्योंकि बिना सजा के डर के नियम अक्सर बेअसर हो जाते हैं। और यहीं पर इन नियमों के असली दांत दिखते हैं। स्रोत साफ बताते हैं कि अनुपालन न करने वाले संस्थानों के लिए बहुत कठोर दंड का प्रावधान है। क्या प्रावधान है? UGC ऐसे संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता रोक सकता है, उनकी डिग्री कोर्स चलाने पर रोक लगा सकता है और सबसे बड़ी सजा के तौर पर उन्हें UGC की मान्यता सूची से भी हटाया जा सकता है। यानी किसी यूनिवर्सिटी की मान्यता तक रद्द हो सकती है। ये तो बहुत गंभीर परिणाम है। हाँ, इसका मतलब है कि अब संस्थानों को इसे हल्के में लेने का कोई विकल्प ही नहीं है। बिल्कुल। और ये सिर्फ संस्थानों पर ही नहीं छोड़ा गया है। UGC एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति भी बनाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर? जी। इस समिति में सरकारी निकायों, राष्ट्रीय आयोगों और नागरिक समाज के सदस्य भी होंगे। इसका काम ये देखना होगा कि संस्थान इन नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। ये एक तरह का बाहरी ऑडिट होगा जो सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा। ये पूरा ढांचा सुनने में तो काफी मजबूत लग रहा है।
और इसकी जरूरत कितनी ज्यादा थी ये IIT दिल्ली के 2019 के एक अध्ययन से पता चलता है। उस अध्ययन में पाया गया था कि ऐतिहासिक रूप से वंचित जातियों के 75% छात्रों ने अपने कैंपस में किसी न किसी तरह के भेदभाव का सामना किया था। 75%। हाँ, ये बहुत बड़ी संख्या है। ये संख्या बताती है कि समस्या कितनी व्यापक है। निश्चित रूप से। और ये नियम उस संवैधानिक जिम्मेदारी को भी पूरा करते हैं जिसकी बात हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 और 46 में की गई है। अच्छा। यानी राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो शैक्षिक संस्थानों में समानता सुनिश्चित करे और कमजोर वर्गों को हर तरह के शोषण से बचाए। ठीक है, तो ये तो नियमों का कानूनी ढांचा हुआ, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कानून सिर्फ सिस्टम बदल सकता है, मानसिकता नहीं। बिल्कुल। क्या हमारे स्रोत मानसिकता बदलने के लिए भी कुछ सुझाव देते हैं? क्योंकि असली लड़ाई तो वही है। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी हिस्सा है। स्रोत कुछ बहुत ही दिलचस्प उपायों का सुझाव देते हैं जो संस्थागत जातिवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जरूरी हो सकते हैं। जैसे? पहला सुझाव है विश्वविद्यालयों का वार्षिक सामाजिक ऑडिट। सामाजिक ऑडिट? हाँ, ये एक वैसा ही है जैसे वित्तीय ऑडिट होता है, लेकिन इसमें यह जांचा जाएगा कि जमीनी स्तर पर समानता और समावेश का माहौल कैसा है। सामाजिक ऑडिट, ये एक नया और दिलचस्प विचार है। और क्या सुझाव है? एक और बहुत मजबूत सुझाव है फैकल्टी और स्टाफ के लिए अनिवार्य जाति को भूलना यानी अनलर्निंग कास्ट कार्यशालाएं आयोजित करना। ये एक शक्तिशाली विचार है, अनलर्निंग कास्ट। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जब कोई चीज अनिवार्य कर दी जाती है तो लोग उसे बस एक खानापूर्ति की तरह देखने लगते हैं? फैकल्टी से एक और बोझ की तरह तो नहीं देखेगी? आपकी बात सही है और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। इन कार्यशालाओं को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि वे उपदेश न लगें बल्कि संवेदीकरण का काम करें। इसका मकसद शिक्षकों को ये समझाना है कि कैसे अनजाने में की गई टिप्पणियां, जैसे किसी छात्र से उसकी जाति या रैंक पूछना, किसी के आत्मविश्वास को तोड़ सकती हैं। ये उन्हें उन माइक्रो अग्रेशन के प्रति जागरूक करने के बारे में है जिनकी हमने पहले बात की थी। सही बात है। और पाठ्यक्रम के बारे में भी कुछ सुझाव दिए गए हैं ना? हाँ, एक सुझाव ये है कि पाठ्यक्रम में दलित इतिहास और साहित्य को शामिल किया जाए। अच्छा। जब हाशिए पर मौजूद छात्र अपने नायकों, अपने लेखकों और अपने इतिहास को अकादमिक जगहों पर सम्मान के साथ पढ़ते हैं तो ये उनकी उपस्थिति को एक बौद्धिक मजबूती देता है। ये उन्हें बताता है कि वे सिर्फ आरक्षण के लाभार्थी नहीं बल्कि इस देश के ज्ञान और इतिहास के एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार हैं। और शायद सबसे ठोस सुझाव फैकल्टी की भर्ती से जुड़ा है। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ST/ST संकाय पदों पर जो हजारों रिक्तियां हैं उन्हें भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए जाने चाहिए। जब छात्रों को पढ़ाने वालों में, निर्णय लेने वालों में विविधता होगी, जब वे अपने जैसे लोगों को सत्ता के पदों पर देखेंगे तो ये भेदभाव के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल का काम करेगा। तो संक्षेप में आज हमने UGC के 2026 के नए नियमों को परत दर परत समझा। ये साफ है कि ये सिर्फ एक सलाह या दिशा निर्देश नहीं है बल्कि एक लागू करने योग्य कानून है। बिल्कुल। इसमें संस्थान के प्रमुख की सीधी जवाबदेही, सख्त समय सीमा और पालन न करने पर मान्यता रद्द होने जैसे गंभीर दंड का प्रावधान है। ये इसे पिछले सभी प्रयासों से कहीं ज्यादा मजबूत बनाता है। हाँ, ये ढांचा तो मजबूत है, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या सवाल? जैसा कि स्रोतों में भी इशारा किया गया है, ये नियम संस्थागत भेदभाव की दीवारों को तोड़ने के लिए जरूरी हैं। लेकिन क्या कानून अकेले उन गहरी जड़ों को काट सकता है जो लोगों के दिमाग में है? तो अब सोचने वाली बात यह है, क्या असली चुनौती अब इन नियमों को लागू करवाने की है या असली चुनौती अब क्लासरूम के अंदर, स्टाफ रूम में और हॉस्टल के गलियारों में जाति को भूलने और सच में एक समावेशी और बौद्धिक माहौल बनाने की है?